अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पीसीएम ग्रुप में स्वागत है। हमने आप लोगों को जो आपका लेसन चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें जितनी भी हेडिंग्स थी वो हमने बता दी और उसमें जो बीच बीच में क्वेश्चंस थे उसके भी हमने आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। आज हम आप लोगों को अभ्यास बताते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, किसी का भी आंसर छोड़ेंगे नहीं, सभी को बताएंगे। आप अच्छी तरीके से देखिए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जरूर देख लें ताकि आपको ये अभ्यास समझ में आ जाए। अदरवाइज आप लोग उतनी अच्छी तरीके से अभ्यास समझ नहीं पाएंगे जितनी तरीके से अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसलिए आप पिछली वीडियोस देख लें ताकि ये लेसन आपकी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए आज हम आप लोगों को अभ्यास का पहला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा कि क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है। देखिए यहाँ असत्य पूछ रहा है तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कह रहा है रिएक्शन दी है उनको 2PbO प्लस C एरो 2Pb प्लस CO2, लेड ऑक्साइड, कार्बन, लेड और लेड इसको सीसा बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है। तो इसमें पहला जो दिया है सीसा अपचयित हो रहा है। यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन की बात कह रहा है तो अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। अपचयित का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। तो इधर से जब हम देख रहे हैं तो इधर से ऑक्सीजन किसमें से निकल रही है? सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखिए इधर कहीं आपको सीसा दिया हुआ है, केवल सीसा, तो इधर कहीं भी केवल Pb नहीं दिया है, सीसा नहीं दिया है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग है क्योंकि इसमें इधर साइड में सीसा कहीं दिया ही नहीं क्योंकि ये आपको लेड ऑक्साइड दिया, ये कार्बन दिया हुआ है। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड में कहीं है ही नहीं, तो अपचयित क्या होगा? इसलिए ये भी आपका क्या है? रॉन्ग है, ये भी आपका असत्य है। उसके बाद कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित मींस ऑक्सीकरण हो रहा है। उपचयित का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो क्या कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है? तो आप देख सकते हैं कि जो इधर कार्बन दिया हुआ है और इधर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ये बात 100% सही है कि इसमें जो है कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हमने पीछे आपको इसकी परिभाषा और इसके क्वेश्चंस करवाए हैं कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है और उपचयन क्या होता है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए तो एक्सरसाइज आपकी समझ में आ जाएगी। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए कार्बन का क्या हो रहा है? यहाँ उपचयन हो रहा है, इसलिए ये उपचयित हो गया। ये राइट है, ये सही है। इसके बाद देखिए कह रहा है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड ये आपको दिया हुआ है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्या इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है? तो आप देखिए PbO में से इधर ऑक्सीजन निकल गया है तो Pb बचा है, इसलिए PbO का Pb में क्या हो गया है? अपचयन हो गया, अपचयित हो गया है ये इसमें। इसलिए ये भी आपका 100% क्या है? करेक्ट है। तो कौन से इसमें असत्य है? हम देख सकते हैं कि इसका जो A और जो B है ये आपका क्या है? असत्य है। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? उत्तर में लिख देंगे A व B। जो A और B ऑप्शन दिए हैं ये आपके इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये ना समझना कि ये क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा वो सही है, ये क्वेश्चन में कह रहा असत्य स्टार्ट है तो हमको जो असत्य है वही लिखने हैं। तो A और B आपके क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा होता कि इसमें सत्य बताइए क्या है तो फिर आपके क्या हो जाते? C व D हो जाते, ना कि A व B। इसलिए क्वेश्चन को हम हमेशा ध्यान में रखें कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, कह रहा है Fe2O3 प्लस 2L एरो Al2O3 प्लस 2Fe। फिर कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया।
तो हमने आप लोगों को ये चारों अभिक्रियाओं के बारे में बताया है, पीछे परिभाषाएं लिखा है, उनका एग्जाम्पल भी हमने दिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जस्ट संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ये क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई एक अभिकारक या पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिकारकों के जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें कम क्रियाशील तत्व जो होता है वो हट जाता है अधिक क्रियाशील तत्व से। यानी इसमें जो अभिकारक एक होता है उसमें जो पदार्थ होता है उसमें कम क्रियाशील जो तत्व होता है, तो उसमें जब अधिक क्रियाशील तत्व हम मिलाते हैं तो उसको हटाकर के स्थान पर स्वयं आ जाता है और वो हम बोलते हैं कि उसको वो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो यहां हम देखेंगे तो Fe2O3 + 2A, तो देखिए कि यहां जो आपका लोहा था ये एल्युमिनियम इसको क्या कर रहा है? लोहे को क्या कर रहा है? यहां से हटा के बाहर निकाल रहा है और इसके लोहे के स्थान पर स्वयं एल्युमिनियम आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ विस्थापन हो गया। आपकी कौन सी क्रिया हो गई? विस्थापन क्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम जो है अधिक क्रियाशील है, किससे? आयरन से। इसलिए ये आपकी कौन सी हो जाएगी? विस्थापन क्रिया हो जाएगी। और आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। और ये सारे आंसर इसके सही नहीं है, ये आंसर आपका सही है। हमने चारों इसमें जितने भी दिए इनका सारे क्वेश्चन जिसमें दिए थे 1 2 3 सॉरी इसमें ए बी है इसमें, तो इसके हमने इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, हमने चारों की परिभाषा बता दी आपको और फिर इसके बाद इस रिएक्शन का पोस्टमार्टम हमने किया। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, किस पे? लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। लौह चूर्ण आपका Fe पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जब डालेंगे तो क्या होगा? तो ये बनेगा FeCl2 फेरिक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, तो इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए इधर Fe इक्वल है, इधर आपके हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर क्लोरीन के 2 हो गए, इधर भी क्लोरीन के 2, इस तरीके से बैलेंस हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जब आयरन पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं तो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो देखिए आयरन क्लोराइड बन गया आपका और क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब है कि पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा और आप इसी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। फिर ये कह रहा है क्लोरीन गैस, तो इसमें कहीं क्लोरीन गैस नहीं बन रही है, एवं आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा तो है नहीं कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया तो हो रही है। आयरन लवण एवं जल बनता है, ये भी रॉन्ग है, कोई जल नहीं बनता है। केवल कौन सा सही है आपका? ए नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन गैस भी बन रही है और आयरन क्लोराइड भी बन रहा है, इसलिए यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे। कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो हमने आपको इस पीछे दिखाया है आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? वह रासायनिक समीकरण, लिख सकते हैं इसका उत्तर, वह रासायनिक समीकरण जिसमें
जिसमें अभिकारक और उत्पाद में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। हो सकता है वहां जो हमने परिभाषा लिखाई है और यहाँ जो परिभाषा लिखा है थोड़ा डिफरेंस हो, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी अभिकारक क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होती है तो जो इधर एलएचएस में होता है लेफ्ट साइड में और जो इधर आरएचएस में होता है इधर दोनों में जो परमाणु पाए जाते हैं उनके सबके दोनों तरफ संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही हमने लिख दिया, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक जो आपका एलएचएस साइड में पाया जाता है और उत्पाद में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। फिर से देख लीजिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसी को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद में आगे कहा जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उसके अनुसार ना तो हम किसी चीज को बना सकते हैं, अर्थात ना तो हम किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना तो किसी को पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने से क्या होता है, धुआं निकलता है, उससे हमको क्या मिलती है, आंच मिल जाती है और उससे हमसे उसको क्या मिलता है, राख मिलता है। अगर ये सारी चीजें हम इकट्ठा करें तो जितना द्रव्यमान लकड़ी का होगा उतना ही द्रव्यमान इन सारी चीजों का भी होगा। बस क्या किया हमने, लकड़ी को अन्य चीजों में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो हम किसी चीज को बना सकते हैं और ना तो किसी चीज को नष्ट कर सकते हैं, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण होती है इसको क्या होता है, इसलिए बैलेंस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ना तो हम कुछ नया बना सकते हैं ना तो हम कुछ मिटा सकते हैं, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसीलिए जो आपके अभिकारक की तरफ जो आपके परमाणुओं की संख्या होती है जितने उतने ही उत्पाद की तरफ भी होती है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये आप लोग इसमें लिख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका जो पहला कह क्या रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण को लिखकर उन्हें संतुलित कीजिए। आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है और फिर उसको संतुलित भी करना है। तो इसमें ए नंबर कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, अर्थात अमोनिया गैस बनाता है कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन आपका क्या होता है, N2 और हाइड्रोजन गैस H2। ये जब क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनिया गैस बन जाता है NH3। ये अमोनिया गैस का सूत्र होता है। अब इसको आपको बैलेंस भी करना है, तो आप बैलेंस कैसे करेंगे, हमने बताया दोनों तरफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं, तो ऑक्सीजन है नहीं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन फिर लिख लेते हैं। तो इधर हाइड्रोजन को कितने दिए हैं, 2 और इधर हाइड्रोजन को कितने दिए हुए हैं, 3। उसके बाद हमारे पास क्या बचे, नाइट्रोजन। तो इधर नाइट्रोजन हमें कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं और इधर नाइट्रोजन हमें कितने दिए हुए हैं, 1 दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3। तो हम किससे 2 को गुणा कर दें कि 3 हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 3 को किससे गुणा कर दें कि 2 हो जाए, तब भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 और इधर नाइट्रोजन के कितना है, 1, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के भी 2 हो जाएंगे। तो अब ये 1 ना होकर के नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 3 6 हो गए हाइड्रोजन के।
ये 3 ना होकर के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोजन के अंदर कितने हैं 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाए, तो आप इसको किससे करेंगे 3 से। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे। अब ये 2 ना होकर के क्या हो गया 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी और आपका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका बी देखते हैं। ये कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए सबसे पहले इसके आपको सूत्र पता होना चाहिए, वो हम लिखते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है आपकी H2O क्या होती है, या आप इसमें लिख सकते हैं यहां से आपका ये उत्तर है, क्या ये उत्तर आपका हो गया, यहां भी लिख देते हैं उत्तर। तो देखिए तो इसमें जो है H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस होती है प्लस गैस का वायु में दहन ऑक्सीजन और दहन होने पर जल, तो जल बन रहा है यानी H2O बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2 गैस बन रही है। अब इसको हमको क्या करना है बैलेंस करना है। तो हम आप जानते हैं कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे ऑक्सीजन को लिखेंगे। तो इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं और हाइड्रोजन से लिखते हैं तो इधर हाइड्रोजन कितने हमारे पास कितने दिए हुए हैं 2 हमको दिए हुए हैं, और उसके बाद सल्फर के लिखते हैं तो यहाँ सल्फर के कितने दिए हुए हैं 1 दिए हुए हैं। इधर लिखते हैं इधर ऑक्सीजन के हमको कितने दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं, नहीं सॉरी ऑक्सीजन के 2 और ये कितने दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन के कितने हमको दिए हुए हैं 2, हाइड्रोजन को ओनली 2 और सल्फर का हमें कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का 2 और यहाँ ऑक्सीजन का 3, 2 को किससे गुणा करते हैं कि 3 हो जाए, नहीं मिलेगा। 3 को किससे गुणा करते हैं 2 मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो हम इसको भी रुक जाएंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे। तो इधर हाइड्रोजन के 2 इधर हाइड्रोजन के 2, इधर सल्फर का 1 इधर सल्फर का 1। तो इसका मतलब ये बैलेंस है और केवल आपका ये दोनों तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन को ही बैलेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं इसको इधर 3 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो अब इधर भी 6 करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने होंगे 2 दूना 4 हो जाएंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 2, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो अब इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 ना होकर के कितने हो जाएंगे 6, ऑक्सीजन के अब 3 ना रह करके कितने हो जाएंगे 6, 2 और 2 दूना 4, तो 6 हो गए। तो आप देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन के 6 इधर भी ऑक्सीजन के 6, इधर हाइड्रोजन के 2 इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर सल्फर का 1 और इधर सल्फर का 1 ना होकर के कितने हो गए 2। तो इधर भी सल्फर के 2 को करने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके ये 1 ना होकर के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्या संतुलित हो गई रिएक्शन। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो ये हाइड्रोजन के अब 2 ना होकर के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और इधर भी हाइड्रोजन के 2 ना होकर के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, इधर सल्फर के 2 हो गए, इधर भी सल्फर के 2 हो गए, इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के हो गए, इधर 2 और 2 4 6 हो गए। तो देखिए ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई, और इस तरीके से हमको ये रिएक्शन क्या हो गई संतुलित रिएक्शन प्राप्त हो गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। इसके बाद इसका सी पार्ट देखेंगे। तेरा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो सबसे पहले कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट हम लिखेंगे। तो एल्युमिनियम सल्फेट देखते हैं हम क्या होता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस और क्या दिया हमको बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 एरो क्या बन रहा है हमारा, तो हमें बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया, और बन रहा है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट लिखेंगे तो ये बन गया आपका BaSO4। इस तरीके से ये बन गया। इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लिखते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने दिए हुए 4 थे 12, सल्फर के हमको कितने दिए हुए इधर 3 एकन 3, और एल्युमिनियम के हमें कितने दिए हुए हैं 2, और
और बेरियम के कितने दिए हुए हमें 1 और क्लोरीन के कितने दिए हुए हमको 2। इसी तरीके से इधर भी लिख लेते हैं तो ऑक्सीजन के इधर कितने दिए हुए हमको 4, सल्फर का हमें कितना दिया हुआ है 1 और एल्युमिनियम का हमें कितना दिया हुआ है, एल्युमिनियम का हमें दिया हुआ है 1 और बेरियम का हमें कितना दिया हुआ है 1 और क्लोरीन बचा तो क्लोरीन का हमें इधर कितना दिया हुआ है, क्लोरीन का हमको दिया हुआ है इधर 3। इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे तो देखिए इधर ऑक्सीजन के 12 है तो इधर भी 12 करेंगे तो ऑक्सीजन को 12 करने के लिए 3 से गुणा करना होगा तो 3 चौको क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ बेरियम के कितने हो गए 3 हो गए तो ये 1 ना होकर के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और सल्फर का 1 ना होकर के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिर से तो इधर ऑक्सीजन के 12 इधर ऑक्सीजन के 12 इधर आपका सल्फर का 3 हो गया इधर भी सल्फर का 3 हो गया। इधर आपका एल्युमिनियम का 2 है लेकिन इधर एल्युमिनियम का कितना है 1 तो इसको हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 ना होकर के कितना हो जाएगा 2 तो एल्युमिनियम का 2 हो गया। फिर बेरियम का इधर 1 है उधर बेरियम के कितने हैं 3 तो इधर भी 3 करने के लिए हमको क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 1 ना होकर के कितने हो जाएंगे बेरियम के 3 हो जाएंगे और फिर क्लोरीन के कितने होंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे तो ये 2 ना होकर के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और इधर क्लोरीन के कितने हो जाएंगे आपके देखिए क्लोरीन के 3 ना होकर के कितने हो गए आपके 6 हो गए इधर भी 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हैं कि इसको ये ऑक्सीजन के 12 इधर भी हैं ऑक्सीजन के 12 इधर भी हैं सल्फर के 3 इधर भी हैं और सल्फर के 3 इधर भी हैं एल्युमिनियम के 2 इधर भी हैं एल्युमिनियम के 2 इधर भी हैं बेरियम के 2 इधर भी हैं बेरियम के 3 इधर भी हैं बेरियम के 3 इधर भी हैं क्लोरीन के 6 इधर हैं क्लोरीन के 6 इधर। इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ भी यहाँ एल्युमिनियम के 2 हैं और यहाँ भी एल्युमिनियम के 2 हैं यहाँ सल्फर का 3 एकन 3 और इधर भी सल्फर के कितने हो जाएंगे 3 एकन 3 यहाँ 3 चक्कू 12 ऑक्सीजन के और इधर भी 4 क्या हो जाएंगे 12 ऑक्सीजन के हो जाएंगे। यहाँ 3 बेरियम के हो जाएंगे यहाँ भी 3 बेरियम के हो जाएंगे क्लोरीन के 3 दूनी 6 हो गए क्लोरीन के 3 दूनी 6 हो गए। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन दिया था इसका पार्ट नंबर डी देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कह रहा है पोटेशियम धातु सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं पोटेशियम धातु क्या होती है आपकी के प्लस जल के साथ तो जल मींस H2O जल के साथ अभिक्रिया करके क्या कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस KOH हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मींस H2 जैसे आपकी रिएक्शन क्या हो गई प्राप्त हो गई। इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 1 है और इधर हाइड्रोजन के कितने हमको दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं पोटेशियम के अंदर कितने दिए हुए हैं 1 दिए हुए हैं। इधर ऑक्सीजन के आपको कितने दिए हुए हैं 1 दिए हुए हैं हाइड्रोजन के कितने दिए हुए हैं 3 1 2 3 दिए हुए हैं और पोटेशियम के कितने दिए हुए हैं 1 दिए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो इस ऑक्सीजन आपस में बराबर हो गए पोटेशियम आपस में बराबर हो गए लेकिन हाइड्रोजन आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए ये आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि गुणा करते हैं कि 3 मिल जाए और 3 में क्या गुणा करेंगे 2 मिल जाए तो ऐसा नहीं है। तो हमको इसको देखना होगा तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा लेकिन पोटेशियम का कितना हो गया 1 ना होकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का 1 ना होकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इधर भी 4 करेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन 4 करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 तो ये 2 ना होकर के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 ना होकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और पोटेशियम का इधर कितना है 2 और इधर पोटेशियम का कितना है 1 इसलिए 1 ना होकर के कितना करेंगे इसको 2 करेंगे 2 1 2 हो जाएगा तो इसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि पोटेशियम के इधर 2 हैं इधर भी पोटेशियम के 2 हैं इधर हाइड्रोजन के दूना 4 हैं इधर 2 और 2 कितने हाइड्रोजन के 4 हैं इधर ऑक्सीजन के 2 हैं इधर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 हो गए और इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताते हैं।